फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो नाम है, इस नाम के अंदर कितना बड़ा घृणास्पद कार्य के ऊपर जो बैन लगा है, तो उनसे वो हमदर्दी रखते हैं भारत के अधिकतर राजनीतिक दल के ऐसे राजनीतिक संगठन जिनका बुनियाद ही क्षेत्रवाद, भाषावाद और परिवारवाद है, तो वो राष्ट्रवाद कभी भी अपने अंतःकरण में समाहित करके नहीं रख सकते हैं। तो भारत सरकार को सबसे पहले जनसंख्या पर चोट करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर कहूं, बिहार के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता, लगभग आधा सदी पीछे ले जाने वाला नेता श्री लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा, संघ कभी भी देश को तोड़ने की बात नहीं करता, और वो वैसे संगठन पर हमला है, और ऐसा हमला सरकार के तरफ से और मजबूती के साथ होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं जो आज उनका चेहरा लगभग सभी लोग जानते हैं। एक अपना उनका संस्था है नारायणी सेना के नाम से, जो कि सामाजिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तो बहुत बढ़ चढ़ के उनका काम होता है। धार्मिक जो भी आयोजन होता है कहीं भी हो, पूरे बिहार में या बिहार से बाहर भी आना जाना इनका रहता है। धर्म के प्रति इनका जो लगाव है, बहुत ही उत्कृष्ट लगाव है, इसको कहा जा सकता है। और अभी तत्काल जो अपने देश में जो घटना घटित हो रही है पीएफआई को लेकर के, जो केंद्र सरकार के तरफ से जो उनके ऊपर बैन किया गया है, उनके और भी सहयोगी संगठन जिसमें 8 का नाम और आ रहा है कि पीएफआई को साथ में 8 और उस तरह के मिला करके सबको बैन किया गया। तो इसी तरह के मुद्दे को लेकर के हम लोग आनंद जी से मिलने वाले हैं और आपसे बात करते हैं इनकी क्या राय है। तो आइए हम मिलते हैं आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी से। नारायण, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया हमारे विचार को जानने के लिए। पीएफआई के मुद्दे पर जो मेरा मानना है वो यह है कि सबसे पहले मैं बता दूं, पीएफआई का नाम अगर सुनिए तो नाम कितना अच्छा लगता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो नाम है, इस नाम के अंदर कितना बड़ा घृणास्पद कार्य और कितना एक भारी षड्यंत्र रचा जा रहा था, इसका पर्दाफाश भारतीय केंद्रीय एजेंसी ने अभी किया है, जो हम लोगों ने देखा, जाना। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो 25 अप्रैल 1977 में सिमी संगठन की स्थापना हुई थी, और जो बाद में 9/11 के घटना के बाद, आतंकवादी घटना के बाद जो उस पर बैन लगाई गई, तो उसी का यह बदला हुआ रूप, बदला हुआ नाम के साथ पीएफआई कार्य कर रहा था। सिमी के बारे में सब लोग जानते हैं, स्लीपर सेल्स रखते थे, इस्लामिक कट्टरवादी संगठन था, स्टूडेंट यूनियन से लेकर सामाजिक कार्य और सोशल वेलफेयर के नाम पे भारत में मुस्लिम चरमपंथ और गजवाए हिंद की स्थापना करना उनका मुख्य उद्देश्य था। हूबहू वही कार्य पीएफआई का था, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 को की गई थी। पीएफआई के साथ जो 8 संगठनों पर बैन लगाया गया, यह केंद्रीय जांच एजेंसी के जांच के दायरे में बहुत सारा कुछ गलत और देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको देखने के बाद, उसका साक्ष्य मिलने के बाद किया गया है। लेकिन 8 ही संगठन अभी ऐसा हैं, ये कहना जल्दीबाजी होगा। और सारे ऐसे संगठन होंगे जो इस तरीके से भारत को तोड़ने के लिए, भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने के लिए, सत्य सनातन धर्म को जो है वह क्षति पहुंचाने के लिए जो कार्य करने वाले जो मानसिकता के लोग हैं, जो ऐसे उग्रवादी आतंकवादी संगठन के लोग हैं, जो एक सफेद पोश बनकर कार्य करते हैं, उनके ऊपर यह भारत सरकार का, भारतीय केंद्रीय जांच एजेंसी का यह आघात है, और इस पर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण विषय हमको लगता है कि इनके आयोजनों में, यानी कि पीएफआई के आयोजनों में और इनसे जुड़े हुए लोगों का, और
इनके आयोजन में शिरकत करने वाले लोगों का, जो मुख्य अतिथि बनकर आते थे और बड़े बड़े मंच पर कार्य करते थे, उन लोगों को भी जांच के दायरे में लाने की आवश्यकता है और उनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई भी अगर कार्य करना पड़े भारत सरकार को तो वो करे। यह हम अपने तरफ से, यानी नारायणी सेना संगठन की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर, और न केवल संगठन की तरफ से बल्कि भारत के एक आम नागरिक होने के नाते मैं इस पर यही कहता हूं, एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि इस तरीके के जितने भी संगठन हैं उनको चिन्हित करके पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और उनको समूल नष्ट करने की आवश्यकता है। आनंद जी, एक चीज हमें बताया कि अभी जो पीएफआई के ऊपर जो भारत सरकार की तरफ से जो बैन लगाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं हो, चाहे वो कोई भी दल हो, सब लोगों का कहना है, अधिकांशतः लोगों का कहना है, पीएफआई के पक्ष में खड़े होकर के जो बोल रहे हैं लोग, कि ये खास करके एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये केंद्र सरकार कर रही है। तो आपको क्या लगता है, ये खास करके किसी मतलब समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि मतलब आरएसएस भी उस तरह का मतलब संस्था है, बहुत दिन से चल रही है, तो क्यों नहीं आरएसएस के ऊपर क्यों नहीं बैन किया जाए? बड़े बड़े लोग, नेता लोग को कहना है। तो आपका क्या राय है इस पर? आपका प्रश्न दो हिस्सों में है। यहाँ आपका पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दल जो हैं वो पीएफआई के ऊपर जो बैन लगा है तो उनसे वो हमदर्दी रखते हैं, भारत के अधिकतर राजनीतिक दल। और प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये है कि कुछ लोग जो है वो आरएसएस को भी पीएफआई से तुलना करते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्रथम हिस्से का जवाब दे दूं कि भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, तो राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दीजिए और कुछ जो मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा, उसके बाद जो भी हैं वो या तो क्षेत्रवादी पार्टी हैं, जो जिनका जो इन्फ्लुएंस है क्षेत्र विशेष पर है, राज्य विशेष पर है, और जो भाषावादी पार्टियां हैं, जो भाषाई आधार पर राजनीति करते हैं, वो भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिनकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदेही और लक्ष्य जो होता है अपने परिवार को सत्ता में बनाए रखना। तो भारत के ऐसे राजनीतिक संगठन जिनका बुनियाद ही क्षेत्रवाद, भाषावाद और परिवारवाद है, तो वो राष्ट्रवाद कभी भी अपने अंतःकरण में समाहित करके नहीं रख सकते। तो वैसी पार्टियों से, वो चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कभी भी राष्ट्र हित की बात नहीं कर सकते, धर्म हित की बात नहीं कर सकते, राष्ट्रीय अस्मिता की बात नहीं कर सकते, धार्मिक एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो बहुत दूर की बात है। तो वो जो भी राजनीतिक दल हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, भाजपा, कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सब के मन में यह ठान लेना चाहिए और जनता ऐसा दबाव बनाए कि देश से सर्वोपरि कुछ नहीं होता। आखिर पीएफआई के छापेमारी के बाद यह निकलकर स्पष्ट तौर पर सामने आया कि इन लोगों का बहुत भारी षड्यंत्र की तैयारी चल रही थी। और जिस राज्य की बात आप कर रहे हैं, जहां से पटना से आरंभ हुआ, पटना में फुलवारी शरीफ बिहार की राजधानी का हिस्सा है, अहम हिस्सा है, और वहां पर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी और यहां पर पीएफआई के लड़ाके तैयार किए जा रहे थे, जो गजवाए हिंद की सपना पाल बैठे हुए हैं और जो भारत को इस्लामिक स्टेट की तरह एक रेगुलेट करना चाहते हैं। और यह एक अंदाजा है इंडियन एजेंसी का, जांच एजेंसी का, कि लगभग बिहार में 15,000 पीएफआई के लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं, लगभग तैयार हो चुके हैं, और जिनका लक्ष्य है, जो डॉक्यूमेंट्स मिला है लिखित, उनका लक्ष्य है सन 2047 यानी कि भारत की आजादी का जब 100 वर्ष पूर्ण होगा, तब भारत में गृह युद्ध छेड़ना, विद्रोह छेड़ना, और इसके पीछे एक ठोस कारण है उनका समुचित प्लानिंग, जिस पर भारत सरकार को, और न केवल भारत सरकार को बल्कि संपूर्ण सनातनियों को और भारत के वीर पुत्रों को जो भारत से प्रेम और स्नेह रखते हैं, उनको सोचना होगा कि इतना हिम्मत उनके अंदर कहां से आया, ये सोच कहां से पनपी, जो इतना बेलगाम आबादी बढ़ रही है उनकी, जो कुकुरमुत्ते जैसे उनकी आबादी बढ़ गई है, जो आज से
70 वर्ष पहले 2 करोड़ और 2.5 करोड़ थे और आज 30 करोड़ और 35 करोड़ हो गए हैं, तो भारत सरकार को सबसे पहले जनसंख्या पर चोट करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। जब तक डेमोग्राफिक चेंज जो इतना तेजी से आ रहा है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन जो हो रहा है असमानता के तौर पर, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है और उनको चुन चुनकर जो देश विरोधी गतिविधि में सम्मिलित हैं उनको कठोर से कठोर दंड देने की आवश्यकता है। पहला हिस्से का यह मेरा जवाब। दूसरे प्रश्न का जवाब है, यानी कि संघ आरएसएस से पीएफआई की तुलना हास्यास्पद प्रतीत होता है। और आपने तो नाम छिपा लिया कि किसी राजनीतिक दल ने। मैं स्पष्ट तौर पर कहूं, बिहार के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता, जातीय उन्माद की राजनीति करने वाले नेता, बिहार में नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला नेता, बिहार को 50 वर्ष लगभग आधा सदी पीछे ले जाने वाला नेता श्री लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा, जिन्होंने कहा कि आरएसएस और पीएफआई में कोई अंतर नहीं है, तो यह पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारतवर्ष जानता है, सब लोग जान रहे हैं कि पीएफआई और संघ की तुलना एक बीमार मानसिकता की परिचायक है, एक घटिया राजनीतिक महत्वाकांक्षा की परिचायक है, जो एक धर्म विशेष के लिए तुष्टिकरण से ज्यादा कुछ नहीं। अरे संघ आरएसएस वो है जो लोगों को जोड़ता है। जब आपदा आती है, राष्ट्रीय आपदा हो या किसी भी तरीके का नेचुरल कैलेमिटी हो, वैसी स्थिति में सबसे पहले अगर खड़ा होता है तो वो संघ खड़ा होता है। और संघ आज से नहीं, अगर संघ पे प्रतिबंध लगना होता तो हमारे देश की अपने समय की आयरन लेडी के रूप में जाने जाने वाली इंदिरा गांधी ने भी संघ पर बहुत कड़ा स्टेप लेने का प्रयास किया और संघ के ऊपर प्रतिबंध भी लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और गुरु गोलवलकर जी और हेडगेवार जी से लेकर आज मोहन भागवत जी तक किसी ने राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं की, सबने राष्ट्र को जोड़ने की बात की है। संघ प्रशिक्षित करता है अपने लोगों को और वह प्रार्थना भी करता है कि उस प्रार्थना को सब लोग जानते हैं, वो अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं, वो अपने मातृभूमि के सम्मान की बात करते हैं, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। संघ कभी भी देश को तोड़ने की बात नहीं करता और वो जो पीएफआई से तुलना कर रहे हैं, वैसे लोग कभी भी देश के हित की बात नहीं कर सकते और उनसे इससे ज्यादा की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। हम तो निश्चित तौर पर यह कहना चाहेंगे कि हम सब मिलकर, भारतवासी मिलकर, किसी केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सिस्टम है, इसलिए वो कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, लोगों को चिन्हित करेंगे, लेकिन हम लोगों को वैसे शख्सियत, वैसे संगठन और वैसे नापाक इरादे वाले लोगों को नजरअंदाज करना है, समाज में उनको गिराना है, नीचे गिराना है, उनको मुख्य धारा में कभी शामिल नहीं होने देना है। तब जाकर यह राष्ट्र की अस्मिता और अखंडता निश्चित तौर पर बनी रहेगी। और जब भारत विश्व गुरु बनना चाहता है और विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में है और तैयारी में है, तो ये जो गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट और तरह तरह का जमीन जिहाद, लव जिहाद और न जाने कितने तरह का षड्यंत्र जो आरोपित किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन के जो जगह जगह पर यह अड्डा बन चुका है यह भारत, उन सब पर समान तौर पर मजबूती के साथ भारत के सभी पार्टियों को आवाज उठाना चाहिए। और सभी पार्टियों का क्या कहना, बाकी पार्टी तो उनके गने, उनके परिक्रमा में ही लगे रहते हैं, उनकी स्तुति में ही लगे रहते हैं, और लेकिन जो सत्ताधारी दल है अभी भारत की, उनसे भी और खुलकर मुखर होकर हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उस रास्ते पर चले, क्योंकि सत्ता भी भारत की जनता उसी के लिए दी है। एक नर्म और मुलायम तरीके से कोई भी सत्ता संचालित नहीं होता, सत्ता इकबाल से संचालित होता है, सत्ता का अपना एक हनक होना चाहिए। और जो आपने कहा प्रश्न के अंतर्गत कि किसी जाति या धर्म विशेष पर यह किया गया अभियान है, गलत। मुस्लिमों के ऊपर नहीं है, भारत में मुस्लिमों की आबादी 30 करोड़ से 35 करोड़ हो चुकी है। यह एक मुस्लिम संगठन के ऊपर है जो उस मानसिकता से कार्य कर रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी पूरी जाति और पूरा धर्म उससे आच्छादित नहीं होता। मुसलमानों के प्रति ये सरकार का कार्रवाई नहीं है, यह मुस्लिम आतंकवादी, अलगाववादी, चरमपंथी संगठन जो षड्यंत्र कर रहा है भारत को 2047 तक फिर से गुलाम बनाने का, इस्लामिक स्टेट स्थापित करने का, गजवाए हिंद स्थापित करने का, वैसे संगठन पर हमला है। और ऐसा हमला सरकार के तरफ से
और मजबूती के साथ होना चाहिए, तब जाकर भारत जो है वह पूरी दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम हो पाएगा।